द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आईटी सेक्टर बाजार भी मानता है। टीवी पर भी आज कई दिनों बाद टीवी पर भी चर्चाएं हुई सुबह कि साहब आईटी सेक्टर 25-30% तो होना ही चाहिए। आईटी पे चर्चाएं हैं, वो क्यों हैं? और एक महानुभाव ने, एक सज्जन ने ये भी कहा है कि अगर 60-65% भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं। और मेरी होल्डिंग तो 80% है आईटी सेक्टर में। बड़ा प्रगाढ़ विश्वास है मेरा, व्यर्थ नहीं है ये बहुत बड़े चिंतन और मंथन के बाद मेरा लगा निर्णय है जिसके परिणाम सुखद आएंगे। मैं उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का विश्वास करता हूँ जो सावन में नहीं बरसें, पूरे साल भर बरसती रहें, अर्थात जो हमेशा चलें, बस उतनी सी रुकें जैसे एक बस स्टॉप पे रुकती है। बीच में सिटी बस रुकती है ना, बस स्टॉप पर, या बीच में भी रुकती है गाँव में, कहीं भी जब भी बस स्टैंड होता है उस पर जितनी देर रुकता है ना, उतनी ही देर हमारे वो शेयर रुकें, बाकी चलते रहें अपनी स्पीड से। साल के अंदर 2-3 एक बार वो विश्राम कर लें, मतलब करेंगे उतना सा तो भाई ऑपरेटर खेलते हैं, लेकिन ऐसे शेयर होने चाहिए जो एवरग्रीन हों। हालांकि 2.5 साल आईटी सेक्टर के खराब गए हैं, लेकिन ये 18 साल बाद नहीं, 22 साल बाद ये टाइम ऐसा आया था जब इन्होंने 2.5 साल विश्राम किया है। बाकी ये तो अपनी चाल चलते रहे कछुए की चाल से। और अब जो समय आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ये रॉकेट बनेंगे ये शेयर। मैं द्रुतगामी गति से कहता हूँ, मैं बोल्डनेस से कहता हूँ कि आने वाले समय में 5 साल तक आईटी के शेयर जो हैं वो अपना रंग बिखेरेंगे, मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस पर। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ चल नहीं सकता इसके बिना। नाउ इट हैज बिकम द लाइफ लाइन, नाउ इट हैज बिकम द ब्लड ऑफ द बॉडी टू रन दी मैनेजमेंट। हर कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हो सकती। आपको हवाई जहाज का टिकट नहीं मिल सकता, रेल का टिकट नहीं मिल सकता, इवन बस का टिकट नहीं मिल सकता। आपकी सब्जी आप खरीदते हैं किसी स्टोर से, बिल नहीं बन सकता उसका, और विदाउट बिल बने देंगे नहीं वो आप सकता। तो मस्ट है हर चीज़। नाउ इट हैज बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, रूटीन लाइफ का। इवन मंदिर की प्रसादी भी आजकल तो कंप्यूटर से मिलने लग गई, मतलब पैसा जमा कराइए, कंप्यूटर से बिल निकाल के देगा, आप काउंटर पर जाके प्रसाद ले लीजिए, मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा, है? तो कल ये सारी बातें मैं कह ही रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ। बहुत से लोग कहेंगे ये मगरा है, ये बकरा है, बंगरा है, कुछ भी कह दें, कहते हैं, कोई बात नहीं। कल 2 कंपनियों के परिणाम आए, जो कंपनियां सबसे बड़ी डार्लिंग रही हैं पिछले 3-4 सालों में। They have remained the most lovely darling of the investor so far IT compartment of the stock exchange is concerned। वो कौन से शेयर हैं? कोफोर्ज और परसिस्टेंट। इन दोनों शेयरों का विस्तृत विवेचना करेंगे और इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, और जो अच्छा है इन दोनों में से भी क्या वो आईटी के दूसरे शेयरों से कितना अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट रखा जाए। इस दोनों में से जो अच्छा है उसमें इन्वेस्टमेंट रखा जाए, या आईटी सेक्टर के किसी और शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, ये विश्लेषण हम करेंगे। तो दोस्तों ऐसा है, परसिस्टेंट की बात करते हैं पहले तो, नहीं परसिस्टेंट, कोफोर्ज की बात करते हैं पहले। कोफोर्ज में क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, पहले हम चर्चा करते हैं इस पर। सितंबर 23 क्वार्टरली करते हैं, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन 3 क्वार्टर्स को मिला लेते हैं। ईयर ऑन ईयर भी आ जाएगी ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आ जाएगी, पता पड़ जाएगी। सितंबर 23 में कोफोर्ज का जो सेल थी वो 2276 करोड़ रुपये थी, 2276 करोड़ रुपये। अगर समझ में ना आए ना तो ट्रांसक्रिप्ट हो रहती है वीडियो के नीचे ही, मतलब उस ट्रांसक्रिप्ट में देख लिया करिए।
और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे वो तसल्ली से, इत्मीनान के साथ में, तो सर्टनली यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम माय वीडियो। मैं बहुत साफ़ सुथरी भाषा में, बहुत इसी सामान्य भाषा में बात करता हूँ, बोलचाल की भाषा में बात करता हूँ। तो 2200 सितंबर 23 में 2276 करोड़ का टर्नओवर था। जून 24 में, यानी सितंबर क्वार्टर से पहला क्वार्टर, 2401 करोड़ की सेल थी। और इस सितंबर 24 में जो कल रिजल्ट आए उसमें 3062 करोड़ की सेल आई। तो तीनों क्वार्टर में अगर सेल की बात करें तो ग्रोथ तो एक्चुअली 8% आई थी। वो तो 9 मंथ्स के बाद जो ग्रोथ आई वो 8% आई थी टोटल। लेकिन इस क्वार्टर में ग्रोथ शानदार आ गई, इसमें 25% ग्रोथ आ गई है। जून क्वार्टर, जून 24 से जो ये फर्स्ट क्वार्टर था, FY 25 का फर्स्ट क्वार्टर, और FY सेकेंड क्वार्टर में 25% ग्रोथ आई। 2401 करोड़ रुपए से 3062 करोड़ रुपए, मोर देन 25% ग्रोथ है ये। और सितंबर 23 से जून 24 के बीच में कोई खास ग्रोथ नहीं आई। इनकी ग्रोथ ठंडी पड़ चुकी थी, तो अब शुरू हुआ है इसमें लाभ मोमेंटम। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, सितंबर 23 में 188 करोड़ रुपए का मुनाफा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 188 करोड़ रुपए, 188 करोड़ रुपीस। ये घट कर के जून 24 में, यानी इस क्वार्टर से पहला क्वार्टर, FY 25 का फर्स्ट क्वार्टर, 139 करोड़ रुपए रह गया। और सितंबर 24 में वो 234 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24 नहीं, ईयर ऑन ईयर 24.46% की ग्रोथ आ गई। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मेरे ख्याल है 278, करीब 70-80% की ग्रोथ आई। ये कोफोर्ज में जनरली होता रहता है कि जैसे इस क्वार्टर का प्रॉफिट बहुत शानदार आ गया, 100 करोड़ आया, 200 करोड़ आया मान लो, अगले क्वार्टर का प्रॉफिट 100 करोड़ रुपये रह जाता है। इसमें प्रॉफिट में कंटिन्यूटी नहीं है, बीच बीच में फ्लक्चुएशंस आते हैं मतलब। और उसका कारण कोई पता नहीं है। सेल मान लो उतनी रहती है, सेल में कोई फर्क नहीं, सेल में ग्रोथ भी आई हल्की फुल्की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट एकदम से डिप खा जाता है। अब ये क्या कारण है, मैनेजमेंट डज नॉट एक्सप्लेन। मैंने इस कंपनी के, अच्छा अभी पहले एनुअल प्रॉफिट की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर, सन 19 से लेके और आज तक का, 2019 से लेके अब तक का कोफोर्ज के प्रॉफिट की बात करते हैं। सेल और प्रॉफिट दोनों की ग्रोथ की बात करते हैं। 2019 में कोफोर्ज की सेल थी 3676 और वित्तीय वर्ष 23 में 8015 करोड़ की सेल आई और वित्तीय वर्ष 24 में 10,145 करोड़ की सेल आई। तो करीब 3 गुना से भी ज़्यादा इसकी सेल में इजाफा हुआ है। लेकिन प्रॉफिट में इजाफा इतना नहीं हो पाया, प्रॉफिट मार्जिन सब कम डाउन। जबकि सेल बढ़ने से प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़नी चाहिए। प्रॉफिट डबल ही हो पाया, सेल 3 गुना हुई। अब प्रॉफिट मार्जिन जो है 8.71 था, बढ़ा तो है प्रॉफिट, लेकिन ये इन टोटल प्रॉफिट में क्यों नहीं आया, ये बहुत गहराई का देखने की बात है। अब इसकी EPS है 65 रुपये EPS थी FY 19 में, 65 रुपये 28 पैसे EPS थी, 10 पेड शेयर है ये मतलब। और FY 23 में ये सेल 113 रुपये 58 पैसे हो गई और इस क्वार्टर में ये सेल 125 रुपये हो गई। TTM जो है ना, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, वो सेल हो गई 125 करोड़ रुपए। तो इसमें तो कोई खास ग्रोथ नहीं आई, ये तो 11% की ग्रोथ है, 11-12% की ग्रोथ आई है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोफोर्ज में यही है कि इसको एनालिस्ट है, टीवी वाले वगैरह, ये जो रिकमेंड तो खूब करते हैं, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। करते करते ऐसा झटका दे जाता है, पूछो मत। 67 करोड़ की इक्विटी है, 10 पेड शेयर है ना। और इसका मार्केट कैप है 50,321 करोड़ रुपए। प्राइस अर्निंग रेशियो 63.8 है। प्राइस 7540 रुपये आज, ये और प्राइस डे बाई शेयर। ROC 28.6, ROE 24.1 है, फेस वैल्यू 10 रुपये।
इस कंपनी के मैंने एक ऑफिसर से भी बात की थी कि मैंने कहा इसमें ग्रोथ तो सामान्य है, कोई खास बात नहीं, लेकिन दूसरे आईटी शेयरों के मुकाबले इसका पी रेशो ज़्यादा क्यों है। तो उन्होंने यही कहा, पुराने आदमी थे उस कंपनी में, काफ़ी पुराने थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, ना पद बताऊंगा उनका। मैं कहा जी आपकी कंपनी को स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाती है क्या? कहते नहीं ऐसी तो बात नहीं है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर है जो TCS वगैरह जो इन्फोसिस वगैरह बनाते हैं वही है मतलब। तो मैंने कहा आपके शेयर के का जो पी रेशो है बाजार में वो इतना ज़्यादा क्यों है? कहते जी इसमें कारण क्या है कि मैनेजमेंट बदलते रहते हैं। एक मैनेजमेंट बेच जाता है कंपनी को, फिर दूसरा खरीद लेता है, फिर दूसरा भी कहता है मैं बेचूंगा इसको, मैं तिगुना कर दूंगा, प्रॉफिट को चौगुना कर दूंगा, इस तरह की बातें कर करा करके वो बेचना चाहता है। तो वो उस बेचने में एक बहुत मोटा प्रॉफिट ले जाता है। ये चक्कर है कि साहब इसमें मेरिट कोई खास नहीं है इसमें। भाई कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाता हो, कोई मोनोपोली सॉफ्टवेयर बनाता हो, ऐसा कुछ नहीं। कोई प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉफिट मार्जिन तो TCS के हैं सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट मार्जिन इन द इंडस्ट्री है 25%। तो अब चलते हैं अपन परसिस्टेंट पर। परसिस्टेंट की बात यह है कि इसका पी रेशो 72.6 है और उसका 63.8 था, केवल मात्र फर्क 9 पॉइंट का फर्क है। लेकिन इसकी मेरिट्स में, उसकी और इसकी मेरिट्स में, मतलब परसिस्टेंट मेरिट पॉइंट ऑफ व्यू से कोफोर्ज के मुकाबले फार बेटर है। इसका मार्केट कैप भी 89,438 है और आज का प्राइस 5739 रुपये, उसका 7540 रुपये था। बहुत ज़्यादा प्राइस है उसका। ROC 29.2 है, ROE 24 है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अब ये क्वार्टरली सेल की बात करते हैं, सेल एंड प्रॉफिट की। सितंबर 23 में 2254 करोड़ रुपए की सेल और जून 24 में 2737 करोड़ की सेल है। मैं परसिस्टेंट की बात कर रहा हूँ इस समय। और सितंबर 24 में 2897 करोड़ की सेल है, यानी ईयर ऑन ईयर सेल में करीब 20% का इजाफा हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो 5-6% का हुआ है, 4-5% का हुआ है, मतलब इजाफा, ग्रोथ आई प्रॉफिट। अच्छा, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। सितंबर 23 में 263 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 24 में 306 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो सितंबर से जून के बीच में तो प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी आई है और सितंबर 24 का प्रॉफिट भी 325 करोड़ रुपये। अगर ईयर ऑन ईयर देखें हम इसका तो 23.57% की ग्रोथ आई। इट्स ए ब्यूटीफुल ग्रोथ, नो डाउट। ये भी ठंडी पड़ चुकी थी लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो गई इस क्वार्टर से। ये इस बात को दिखाता है कि IT सेक्टर हैज रीगेन्ड इट्स लॉस्ट ग्लोरी सो फार द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स आर कंसर्न। अब EPS तो ठीक है 17 रुपये थी, फिर 19 रुपये 89 आई जून 24 में और अभी 21 रुपये है। 5 पेड अप शेयर है ये, मतलब। अच्छा, एनुअली बात कर लेते हैं। एनुअली कोफोर्ज के मुकाबले बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। एनुअल बैलेंस शीट की बात करें, FY 19 में इसकी सेल 3366 करोड़ रुपये थी और FY 23 में 8351 करोड़ रुपये हुई और TTM जो सेल है 10,723 करोड़ रुपये। प्रॉफिट 352 करोड़ था FY 19 में, FY 23 में 921 करोड़ रुपये हुआ और TTM 24 में 1233 करोड़ रुपये। ये 350% की बढ़त आई है इसमें 5 सालों के अंदर, जबकि कोफोर्ज में 100% डबल ही हुआ है प्रॉफिट। ये 3.5 गुना हो गया कोफोर्ज का। परसिस्टेंट का प्रॉफिट 5 साल में 3.5 गुना हुआ, कोफोर्ज का प्रॉफिट डबल हुआ है सर। तो दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क आ गया। तो वो जो पी रेशो का डिफरेंस है उससे तो मैनीफोल्ड परसिस्टेंट बेटर है और सस्ता भी है। 5739 रुपये का ही रेट है परसिस्टेंट का, तो भाई उसके मुकाबले तो ऐसी इसकी 78 करोड़ की इक्विटी है। तो अब ये तो बात इन दोनों शेयरों की हो गई।
मार्केट ठीक है, भाव भगवान है और मार्केट की मान्यता भी भगवान है। मार्केट जो मानता है वो सबसे भगवान है। लेकिन आगे चल कर के थोड़े टाइम पर ये जो परिस्थितियां ज़्यादा दिन चल नहीं पाती हैं, आगे चल के जो ऑपरेटर महोदय खेल रहे हैं वो माल टिका करके रवाना हो जाते हैं। नमस्कार करके अब हम LTI माइंट्री से इसको कंपेयर करते हैं। LTI माइंट्री के सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बता दूं क्यों नहीं है कि LTI माइंट्री का टर्नओवर करीब 39,000 करोड़ रुपए है एनुअलाइज बेसिस पर, और उसका प्रॉफिट जो उसकी EPS जो है ना वो 165-70 रुपये इस साल आ जाएगी। 170 रुपये आराम से आएगी इस साल की EPS, ज़्यादा भी आ सकती है। 30 करोड़ की इक्विटी है, 39,000 करोड़ का टर्नओवर है, A1 पेड अप शेयर है। उसका P रेशियो 40 ही आज की तारीख में। उसमें ग्रोथ कम है इस समय, नाम मात्र की ग्रोथ है, 4-5% है, 6-7% की ग्रोथ है। लेकिन वो ग्रोथ लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो जो मैनेजमेंट आया था, मैंने बात की, बात नहीं मैंने देखा, उनकी बात को सुना है। तेवर सेइंग कि फोर्थ क्वार्टर से, थर्ड क्वार्टर में तो छोटी उट्टी रहती हैं और है, फोर्थ क्वार्टर से हमारी ग्रोथ में एकदम से जंप आना शुरू हो जाएगा। तो 40 के P रेशियो पे पहले 7,800 तो बिक चुका है सन 2022 में। ऐसी सूरत में इतनी छोटी इक्विटी है कि माल फ्लोटिंग स्टॉक है ही नहीं बाजार में। तो जरा सी और थोड़ी जान आते ही वो शेयर कहीं का कहीं पहुंच सकता है। MRF टायर, मैंने पहले वीडियो बनाया, MRF टायर कुछ नहीं है इसके सामने, टायर ही बनाता है। ये 17-18% मार्जिन पे कंसिस्टेंट ग्रोथ है। खराब समय में भी नहीं ग्रोथ दी है, 2-4-5% ही दियो, चाहे वो बैक में नहीं आया है। ऐसी सूरत में दोस्तों मैं इन दोनों शेयरों को, अच्छा फिर शेयर का एक कायदा है, उस समय खरीदो उस शेयर को जब वो ठंडा पड़ा हो, यानी उसमें ग्रोथ मोमेंटम कमजोर हो, सस्ता आएगा, उसका P रेशियो कम होगा, बहुत कम रेट पे आ जाएगा। ये एकदम होट है, और इनकी भी क्या गारंटी है कि ग्रोथ देते ही रहेंगे, बताइए आप। बीच में इनकी भी ठंडी पड़ गई ग्रोथ। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में मेरे हिसाब से आप विचार करें, सोचें समझें और सोच समझ कर निर्णय लें। जो मैंने बातें बताई है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर महोदय से आप इन सब चीज़ों के, इन बातों के रेफरेंस में बात करके निर्णय लें। तो आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी चर्चा हो गई है। और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।